अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। सो हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स और मुख्तलिफ क्लिनिकल सिचुएशंस में फार्माकोकाइनेटिक्स की एप्लीकेशन। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फंक्शंस ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। सबसे पहला काम होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का सिलेक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, मीन्स प्रॉपर ड्रग की सिलेक्शन की जाए फिजिशियन के थ्रू। ठीक है, मगर जब भी फिजिशियन हमारे पास ड्रग की सिलेक्शन करेगा तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट से कंसल्ट करेगा। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना आ जाते हैं 3 वर्ड SMS। ठीक है, SMS मतलब सिलेक्शन, मॉनिटरिंग और सब्स्टिट्यूशन। सिलेक्शन जब भी करते हैं फिजिशियन करेगा, साथ में उसके फार्मासिस्ट होगा। फिर जब मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग में जो है हमारे पास नर्सिंग स्टाफ मॉनिटरिंग कर रहा होगा और फार्मासिस्ट उसके साथ होगा। मीन्स फार्मासिस्ट को वो सारी चीज़ें बता रहे होंगे कि ये रिस्पांस की वजह से हमारे पास ये आ रहा है, इस ड्रग का इफ़ेक्ट। फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूशन। फार्मासिस्ट जो है देखेगा कि इस ड्रग पे अगर रिस्पांस आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें जो है सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि पेशेंट की टोटल जो हिस्ट्री स्टार्टिंग से सिलेक्शन से लेके आ रहा है ना, वो फार्मासिस्ट साथ है। तो सब्स्टिट्यूशन में जो है फार्मासिस्ट का रोल होगा, वो बताएगा कि इस पे जो है वो रिस्पांस नहीं शो कर रहा, तो हम जो है इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ ड्रग किन बेसिस पे की जाती है? पहला जो है थेराप्यूटिक रिस्पांस की बेस पे, मीन्स जिसका मैक्सिमम थेराप्यूटिक रिस्पांस हो, हम वो ड्रग सेलेक्ट कर रहे होंगे। दूसरा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, देखते हैं कि पेशेंट के लिए जो है ये ड्रग ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं पड़ रही। अब 2 ड्रग हैं हमारे पास, सेम इफ़ेक्ट है और सेम जो है हमें वो कंडीशंस में यूज़ हो सकती हैं सब चीज़ें, तो हम देखेंगे कि दोनों में से कॉस्ट इफ़ेक्टिव कौन सी है, पेशेंट को हम जो है वो प्रेफर करें। फिर पेशेंट की हिस्ट्री भी देखेंगे कि पेशेंट साथ में दूसरी कौन सी मेडिसिन ले रहा है, कौन सी जो है एलर्जीज़ है, ड्रग एलर्जीज़ हैं पेशेंट को, मीन्स ऐसी मेडिसिन तो नहीं है फॉर एग्जांपल कोई ड्रग पेनिसिलिन से एलर्जिक पेशेंट तो नहीं है, किसी और ड्रग से एलर्जिक तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट की हिस्ट्री में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी, वो भी ज़रूरी है कि डिजीज़ स्टेट अभी क्या है, पेशेंट को कोमार्बिडिटीज़ तो नहीं है। और उसके अलावा डिजीज़ स्टेट में हम क्या कर रहे होते हैं, देखते हैं कि कॉज ऑफ डिज़ीज़ क्या था, उसकी बेसिस पे भी जो है हम ड्रग सिलेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स होती हैं जिनकी बेसिस पे हम ड्रग सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सेकंड काम होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, डिज़ाइन द डोजेज रेजिमेन, मतलब एक शेड्यूल बना के दें ड्रग का या मेडिकेशन का। उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला ड्रग की अमाउंट बताएंगे, दूसरा जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तीसरा ड्यूरेशन बताएंगे। 3 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी ड्रग देनी है, उसका हम बताएंगे कि 50 mg लेना है, ये अमाउंट हो गई फॉर 2 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, BID हम कहेंगे, फ्रीक्वेंसी हो गई फॉर 1 वीक, ये हो गई उसकी ड्यूरेशन। तो जब भी हम डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करेंगे उसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ड्रग की अमाउंट, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। ठीक है, इसको याद करने के लिए FDA कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और अमाउंट। अब इसमें आ जाता है हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होगा, देखें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर जैसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कुछ ड्रग का होता है ना, तो उनकी वजह से बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज़ हो रही होती है, तो हम उसको जहन में रखते हुए जो है डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजी, मीन्स नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है मुख्तलिफ़ कंडीशंस की वजह से या मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है, एज, वेट है, बॉडी सरफेस एरिया है, तो इनकी वजह से जो है फिजियोलॉजी चेंज होगी। या इसके अलावा न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से भी जो है पेशेंट की फिजियोलॉजी चेंज होती है। तो हम जो है जब भी डोजेज रेजिमेंट डिज़ाइन कर रहे होंगे, हर पेशेंट की फिजियोलॉजी को भी जहन में रखेंगे कि इसका अच्छा ये बॉडी सरफेस एरिया, ये ओबीस पेशेंट तो नहीं है, इसकी ये एज है, इस क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जहन में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी में अब मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे किडनी फंक्शन ख़राब है, तो जाहिर सी बात है अब हम ऐसी ड्रग्स का देखेंगे जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती होंगी ना, उनकी हमें डोज एडजस्टमेंट ज़रूरी करनी पड़ेगी, वरना ड्रग एक्यूमुलेट हो सकती है, क्योंकि निकलेगी नहीं बॉडी से, किडनी फंक्शन ख़राब है। हेपाटिक डिसफंक्शन है, तो उसमें हम ऐसी ड्रग देखेंगे जो हेपाटिकली निकलती होंगी, एक्सक्रीट आउट होती होंगी, तो उनकी हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो फिर जो है ड्रग एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। या दूसरा चांस क्या होता है कि किडनी डिसफंक्शन में हम कोशिश करें कि ऐसी ड्रग की तरफ स्विच करें जो लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हो, या लिवर डिसफंक्शन में ऐसी ड्रग की तरफ मूव करें जो हेपाटिकली एक्सक्रीट आउट ना होती हो, लिवर के थ्रू ना निकलें, हमारे पास किडनीज़ के थ्रू निकलें। इसके अलावा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू मेडिसिन। ठीक है, अब हम ये चीज़ भी जहन में रखेंगे कि लॉन्ग टर्म पे कोई मेडिसिन हम दे रहे हैं तो वो जो है ड्रग की अमाउंट रिसेप्टर साइड पे चेंज कर देगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से अब जाहिर सी बात है वो रिसेप्टर्स की डाउन रेगुलेशन हो जाती है, रिसेप्टर की सेंसिटिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से ड्रग की अमाउंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल ऑफ पेशेंट, लाइफ स्टाइल अब जैसे अल्कोहल कोई पेशेंट यूज़ करता है, निकोटीन सिगरेट स्मोकिंग करता है, ठीक है,
तो उनकी वजह से मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूस हो जाते हैं। मेटाबॉलिक एंजाइम इंड्यूसर्स जो है उनमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट कंप्लायंस भी ज़रूरी हम देख रहे होते हैं जब भी डोजेज रेजिमेन हमें डिज़ाइन करनी होती है कि एक कन्वीनियंट शेड्यूल दें पेशेंट के लिए, ठीक है, कि पेशेंट उसको ईज़िली ले सके। ऐसा नहीं हो मैं मेडिसिन जो है हर 4 घंटे के वक्फे के साथ प्रिस्क्राइब कर दूँ, पेशेंट उसको ले ही ना पाए दिन में 6 मरतबा। तो हमें ऐसा जो है ना डोजेज स्केड्यूल बना के देना है जो पेशेंट कंप्लायंस मैक्सिमम हो सके, पेशेंट मेडिसिन ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब थर्ड काम क्या होगा हमारे पास थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का फंक्शन थर्ड है पेशेंट का रिस्पांस इवाल्यूएट करना। फोर्थ फंक्शन है हमारे पास सीरम ड्रग कंसंट्रेशन को मेजर करना ताकि ड्रग का इफेक्ट जो है या रिस्पांस देखा जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का ड्रग एसे हम क्यों करते हैं कि मुख्तलिफ ड्रग का हमें देखना हो कि टॉक्सिक इफेक्ट क्यों शो कर रही है या जो है ड्रग इफेक्ट क्यों नहीं शो कर रही। ड्रग का जो इफेक्ट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ, ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है ना उसकी वजह से ही ड्रग का इफेक्ट आ रहा होता है। तो हम ड्रग ऐसे परफॉर्म ही इसलिए करते हैं कि हम देख सकें कि ड्रग जो है टॉक्सिक इफेक्ट क्यों दे रही है या इफेक्ट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रही। वोलेटाइल ड्रग्स का अगर हमें ऐसे परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट टेक्निक है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके अलावा हम इंस्ट्रूमेंट जो है अकॉर्डिंग टू ड्रग चेंज करते रहते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ़ द ड्रग की नेचर कैसी है, नेचर ऑफ़ द स्पेसिमेन उसकी बेसिस पे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ़ एक्सपर्ट, अब हमारे पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल भी है उस जो है इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए या नहीं। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ़ मेथड, हमारे पास मेथड भी है या नहीं उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसकी बेसिस पे हम जो है इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मेथड वैलिडेशन। मेथड वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, मेथड हमारे पास वैलिडेटेड होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मेथड मतलब स्पेसिफिकली जो है वो ड्रग मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करता हो। इसके अलावा सेंसिटिविटी मतलब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है या मेथड है वो हाईली सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब थोड़ी भी क्वांटिटी अगर हम उसको ड्रग की प्रोवाइड करें तो वो उसको भी डिटेक्ट करके दे दे, ठीक है। सबके सब इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ऐसे नहीं होते जो लो कंसंट्रेशन या माइन्यूट क्वांटिटीज़ को डिटेक्ट करके दे सकें। इसके अलावा प्रिसीशन में क्या है कि हमारे पास रिज़ल्ट्स में सिमिलैरिटी आ रही हो, मींस मेथड रिप्रोड्यूसेबल हो, हम उसको बार बार अगर रिपीट कर रहे हैं तो वो सेम रिज़ल्ट्स हमें प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इसलिए जो है मेथड का रिप्रोड्यूसेबल होना बहुत ज़रूरी है। रिज़ल्ट्स मतलब रिप्रोड्यूसेबल होने चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ सैंपल, स्टेबिलिटी मतलब कि हम अगर सैंपल को 3 फ्रीज़ था साइकिल से पास करें, मतलब फ्रीज़ करते हैं फिर उसको दोबारा था करते हैं फिर फ्रीज़ करें फिर था करें, 3 साइकिल से अगर वो गुजर जाए तो उस सैंपल को हम स्टेबल कंसीडर करते हैं। इसके अलावा रगड़नेस मतलब जो अगर हम मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में जाके उसको परफॉर्म करें तो वो रिज़ल्ट्स में सिमिलैरिटी देता हो, ठीक है, तो ये हो जाएगी रगड़नेस। मतलब हमने एक सैंपल को मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में जाके चेक किया, मुख्तलिफ़ लेबॉर्ट्रीज़ में उसने रिज़ल्ट हमें तकरीबन सिमिलर दिया, तो वो हो जाएगी उसकी रगड़नेस। एक्यूरेसी मीन्स हमारे पास जो मेथड है वो एक्यूरेट हो। नेक्स्ट फंक्शन है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का फार्माकोकाइनेटिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करना ड्रग की कंसंट्रेशन पे। ऐसे परफॉर्म करते हैं ना तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। पहला जो है ना कंसंट्रेशन ड्रग की हायर हो सकती है रिक्वायर्ड से, दूसरा कम हो सकती है रिक्वायर्ड से कंसंट्रेशन, तीसरा जो है ना हमारे पास कंसंट्रेशन तो विद इन द रेंज होगी मगर ड्रग फिर भी अपना इफेक्ट नहीं शो कर रहा होगा। अब सबसे पहला कि ड्रग की कंसंट्रेशन हायर क्यों होती है ब्लड में, अब उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। पहला पेशेंट नॉन कंप्लायंस, मतलब पेशेंट ने जो है ना कंप्लायंस नहीं शो की ड्रग से, तो उसकी वजह से हो सकता है माइट भी ड्रग कंसंट्रेशन हमारे पास ब्लड में हाई हो गई। इसके अलावा ड्रग रेजिमेन या प्रोडक्ट जो लेना था ना वो गलत आ गया, मीन्स हमने जो है लेना था स्लो रिलीज़, उसकी जगह पेशेंट ने क्या किया इमीडिएट रिलीज़ ले लिया। इमीडिएट रिलीज़ ले लिया तो जाहिर सी बात है ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्लो मेटाबॉलिज्म हो अगर ड्रग का, पेशेंट में किसी भी कंडीशन की वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा ड्रग का, तो अल्टीमेटली ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हायर हो जाएगी। इसके अलावा रैपिड बायोअवेलेबिलिटी, मतलब एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो रही है पेशेंट के अंदर, तो वो बायोअवेलेबल जल्दी होगा। बायोअवेलेबिलिटी अगर रैपिड होगी तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन हायर होगी ब्लड के अंदर। इसके अलावा स्लो एलिमिनेशन, ड्रग निकल नहीं रही बॉडी से, एलिमिनेट आउट नहीं हो रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। प्रोटीन बाइंडिंग हाई है, प्रोटीन बाइंडिंग हाई होगी तो मतलब वो ब्लड को छोड़ के नहीं जाएगी, वहीं पे बाइंड रहेगी, तो उसकी वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन जो है ब्लड के अंदर हाई हो सकती है। इसके अलावा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस है, मतलब
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी तो वो मतलब ब्लड को छोड़ के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स तक या टिश्यूज़ तक नहीं जाएगी। जब वो ब्लड को छोड़ के नहीं जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ड्रग की कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी। सेकंड कंडीशन के ड्रग की कंसनट्रेशन कम क्यों होती है रिक्वायर्ड से, अब इसके पीछे भी मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। पहला कि बायोअवेलेबिलिटी लेस हो। अब उस कंडीशन में हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी हाई थी, अब यहाँ पे बायोअवेलेबिलिटी कम हो गई, अब ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, बायोअवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ड्रग की कंसनट्रेशन कम होगी रिक्वायर्ड से। इसके अलावा एलिमिनेशन रैपिड है, मींस जल्दी से वो एलिमिनेट आउट हो जा रही है बॉडी के अंदर से, तो उसकी वजह से भी ड्रग की कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड से कम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा हो, मींस ड्रग जो है वो ब्लड को छोड़ के टिश्यूज़ की तरफ और दूसरे आर्गन्स की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा है, तो ब्लड में कंसनट्रेशन अल्टीमेटली कम हो जाएगी क्योंकि वो ब्लड को छोड़ के मुख्तलिफ आर्गन्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा प्रोटीन बाइंडिंग अगर कम है, प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो वो ब्लड को छोड़ के जो है फ्री फॉर्म में रहेगी तो ज़्यादा जाएगी, जब फ्री फॉर्म में ज़्यादा वहाँ से छोड़ के चली जाएगी तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर जो है हमारे पास कंसनट्रेशन कम रह जाएगी। इसके अलावा थर्ड कंडीशन कि ड्रग इफ़ेक्ट शो क्यों नहीं करती, हालांकि वो थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन रेंज के दरमियान आ रही होती है। अब उसके पीछे भी रीज़न क्या हो सकता है, एक तो रिसेप्टर की सेंसिटिविटी, मीन्स ड्रग टॉलरेंस शो करना शुरू कर दे, लॉन्ग टर्म तक हम एक मेडिसिन देते रहे, ख़ास तौर पे होता है कि डायबिटीज़ पेशेंट में, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में हम एक मेडिसिन लॉन्ग टर्म पे दे रहे होते हैं तो क्या होता है फिर वो इफ़ेक्ट दिखाना छोड़ देती है ड्रग, तो हो सकता है रिसेप्टर्स ने अपनी सेंसिटिविटी ख़त्म कर दी हो, मीन्स अब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से सेम ड्रग के वो जो है रिसेप्टर अब उस ड्रग के अगेंस्ट इफेक्ट ही प्रोड्यूस ना कर रहे हो, उसको रिस्पांस ही ना कर रहे हो। इसके अलावा ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, मतलब स्पेसिफिक टारगेट साइट पे जाके ना ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, हमने ब्लड में कंसनट्रेशन चेक की, वहाँ पे तो सही थी, मगर हमने दूसरी ऐसी ड्रग दी जो जाके उसके रिसेप्टर्स के साथ जो है ना कम्पीट कर रहा होगा या वहाँ पे रिसेप्टर्स के साथ उस ड्रग को बाइंड नहीं करने दे रही होगी, ठीक है, दूसरी ड्रग। तो अब ब्लड में कंसनट्रेशन ठीक थी मगर रिसेप्टर साइट पे जाके बाइंडिंग ही नहीं हो पा रही, तो अल्टीमेटली वो अपना इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, रीएडजस्ट डोजेज रेजिमेन, मीन्स अब अकॉर्डिंग टू मतलब जो कंडीशन है कि ड्रग ने इफ़ेक्ट शो नहीं किया और वो रीज़न्स फाइंड आउट किए हमने, तो उन रीज़न्स को फाइंड आउट करने के बाद जो है दोबारा से रीएडजस्ट किया जाए डोजेज रेजिमेन को। फिर जो है मॉनिटर, नेक्स्ट फंक्शन होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, मॉनिटर करना सीरम कंसनट्रेशन। अब जो हमने मतलब रीएडजस्ट किया डोज, उसको फिर से जो है मॉनिटर करना कि वो काम कर भी रहा है या नहीं। और लास्ट काम होता है थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का स्पेशल रिकमेंडेशन, मतलब स्पेशल एडवाइस देना पेशेंट को। फॉर एग्जांपल अब एनसेड कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको बताना कि भाई ये जो है ना फुल स्टमक पे ले, मतलब खाने के बाद लीजिएगा, खाने के पहले अगर लेंगे तो हो सकता है एसिडिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जीआई डिस्टर्बेंसेस करे ये, तो इसीलिए जो है हम एडवाइस करते हैं कि एनसेड्स जो है खाने के बाद लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डोज डिटर्मिनेशन, मतलब डोज डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि अप्रोप्रिएट डोज सिलेक्ट करना, ठीक है। डोज को हम जो है इस जो है इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, सी एवरेज इज इक्वल टू 1.44 मल्टीप्लाई बाय डी ओ डोज, टी 1/2 मतलब हाफ लाइफ, एफ बायोअवेलेबिलिटी डिवाइडेड बाय वी डी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टी मतलब इंटरवल। अब डोज हमें निकालना हो तो डोज का फार्मूला है सी एवरेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई बाय बायोअवेलेबिलिटी। अब हमारे पास जो हम डोज चेंज करते हैं या डोज का इंटरवल चेंज करते हैं, उसका सी मैक्स, सी मिनिमम और सी एवरेज पे क्या इफ़ेक्ट आता है। सी मैक्सिमम हम किसे कहते हैं कि मैक्सिमम या पीक कंसनट्रेशन जो हमारे पास होती है, ठीक है, वो हम जो है क्लोज्ड स्पेस ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स के ऊपर हम जो है ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, फिर उसका जो है हम एक प्लाज्मा लेवल टाइम का बनाते हैं, मतलब इस टाइम में इतना प्लाज्मा कंसनट्रेशन थी, इस टाइम में इतनी प्लाज्मा कंसनट्रेशन थी, मुख्तलिफ जो है ना उस टाइम के अकॉर्डिंगली ग्राफ बना रहे होते हैं। तो उससे हमें जो है फिर एक पॉइंट ऐसी मिलती है जहाँ पे मैक्सिमम पीक कंसनट्रेशन होती है, वो कहलाती है सी मैक्स। सी मैक्स कैलकुलेट क्यों की जाती है, ताकि टॉक्सिसिटी से अवॉइड किया जा सके, मतलब उससे ऊपर कंसनट्रेशन ना जाए, मतलब अब हमारे पास एक टॉक्सिक रेंज दी होती है ना, तो टॉक्सिक रेंज से ऊपर ना क्रॉस कर रही हो, इसीलिए हम जो है सी मैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सेकंड सी मिनिमम मतलब मिनिमम कंसनट्रेशन या ट्रफ कंसनट्रेशन। अब सी मिनिमम जो है ना वो हम ऐसे नहीं ऑब्टेन कर सकते कि हम सेकंड डोज से पहले जो है नेक्स्ट डोज देने से पहले सैंपल लिया और उसमें डायरेक्टली सी मिनिमम हम कैलकुलेट कर लें। तो ये इसके लिए हमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टली जो है ना
एवरेज कंसंट्रेशन भी हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, मगर उसे AUC अपान इंटरवल वाला जो फार्मूला है उसके थ्रू हम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। अब C मिनिमम क्यों हम कैलकुलेट करते हैं? C मिनिमम जो है ना वो इसलिए ज़रूरी होती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ड्रग अपना इफ़ेक्ट या रिस्पांस शो कर भी रही है या नहीं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है या नहीं, तो उससे हमें जो है C मिनिमम से ड्रग का इफ़ेक्ट का अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा C एवरेज जो है हमारे पास ज़रूरी होती है कि एक ड्रग कंसंट्रेशन मेंटेन करनी होती है, एवरेज कंसंट्रेशन है ना वो मेंटेन करनी होती है इस पॉइंट में, ठीक है। अगर डेली डोज हमारे पास सेम होगा तो C एवरेज जो है वो सेम होगी हमारे पास। अगर हम कभी भी डोज चेंज करना चाहें तो हमें फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अगर ऐसा हम नहीं करते तो फिर ड्रग की C एवरेज पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो इफ़ेक्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। एग्जांपल हमारे पास जैसे हम डायज़ेपाम 10 mg TID दे रहे हैं, तो इसकी जगह अगर हम 15 mg देना चाहें तो वो हम BID दें, या जो है 30 mg दे रहे हैं तो वो हम OD दें, ताकि वो जो C एवरेज है ना वो उसकी सेम रहे। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नेक्स्ट डे पे 60 mg दे दें, क्योंकि फिर जो है C एवरेज उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर हम डोज़ में इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, मतलब हम जो है लॉन्गर डोज इंटरवल कर दें और डोज़ इंक्रीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से C मैक्सिमम जो है ना हमारे पास ड्रग की इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने एक साथ ज़्यादा डोज़ दे दिया, क्यूमुलेटिव डोज़ दे दिया और उसका इंटरवल बढ़ा दिया, तो हो सकता है C मैक्सिमम जो है ना वो उसका इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, मतलब डोज तो हमने डिटरमाइन कर लिया, अब फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए। हम जो है ना ड्रग डोजिंग फ्रीक्वेंसी उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। अगर एलिमिनेशन टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम उसका जो है ना इंटरवल भी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि अब पता है कि ये एलिमिनेट स्लो हो रही है तो उसको हम जो है टाइम इंटरवल ज़्यादा देंगे। मतलब जितनी जो है ज़्यादा ड्रग हमारे पास एलिमिनेशन टाइम ज़्यादा रखती होगी उतनी हम जो है उसका डोज इंटरवल या फ्रीक्वेंसी हाई रख सकते हैं, ठीक है। जितनी जो है हमारे पास अब ड्रग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एडमिनिस्टर की जाए तो स्मॉलर हमें डोज देना पड़ेगा C एवरेज ऑब्टेन करने के लिए। मतलब हम जो है फ्रीक्वेंटली ड्रग दे रहे हैं हर 4-4 घंटे बाद, तो हमें डोज कम देना पड़ेगा। इसी की जगह हम डोज बढ़ा के उसका इंटरवल जो है बढ़ा सकते हैं, मीन्स डोज भी हमने बढ़ा दिया, साथ साथ इंटरवल बढ़ा दिया। जैसे हमने डायज़ेपाम की एग्जांपल दी थी कि 10 mg TID की जगह हम जो है उसका डोज 15 mg डोज बढ़ा दिया, साथ साथ इंटरवल बढ़ा दिया, BID कर दिया। अब हमने उसको 8 घंटे की जगह 12 घंटे पे ले गए। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कंपार्टमेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे।